नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप्स टेल्स हब में। दोस्तों, नई कहानी है तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सुबह का समय, दो मंजिला घर में एक लड़का काफ़ी जल्दी में, अरे यार अब इस शर्ट को प्रेस करो, जिंदगी झंड है सच में, कहता हुआ प्रेस करने लगा। तभी एक लड़की बोलते हुए आई, फिर भी घमंड है, कहते हुए हंस पड़ी तो लड़का भी उसके साथ हंसने लगा। भाई, आप आज कहीं जा रहे हो? उसके हाथ से प्रेस लेते हुए उस लड़की ने कहा। हाँ, वो इंटरव्यू है मैनेजर की पोस्ट के लिए। उसकी बात सुन लड़की उदास हो गई। भाई, हमारी जिम्मेदारियों के चलते आपने अपने सपने, अपना शहर, अपना घर सब खो दिए। कभी कभी खुद से नफरत सी होती है। उसकी बात सुन लड़का जो अपने बाल बना रहा था, उसका हाथ रुक गए और लड़की के पास जाकर बोला, अनाया बच्चे, ऐसा मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लगता, और पापा माँ के बाद अब मुझे ही तेरी देखभाल करनी है ना। चल, आंसू पूछ, कहकर खुद ही उसके आंसू पोंछे। फिर उसका मूड ठीक करते हुए बोला, अच्छा अब अपने भाई को कुछ खिलाएगी या नहीं? आप आइए, मैंने चीले बनाए हैं आपके लिए, और मसाला चाय भी। ओके, कहकर लड़का बैग उठाया और कमरे से निकल गया। अनाया ने नाश्ता लगाया और दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। फिर अनाया को अपना ख्याल रखने का बोलकर वो लड़का चला गया और बाइक स्टार्ट करी और निकल गया अपने सफ़र में। अभी वो रास्ते में था कि उसका फ़ोन बजा। बाइक साइड में रोककर फ़ोन रिसीव किया तो देखा उसका दोस्त था। हेलो अंश, यार मुझे भी रिसीव कर ले, आखिर एक जगह ही तो जाना है, कहकर फ़ोन काट दिया। अंश ने गहरी सांस ली, फिर खुद से ही बड़बड़ाया, हमेशा लेट रहता है ये लड़का, कहकर उसके घर की ओर गाड़ी मोड़ ली। फिर उसे रिसीव कर दोनों कपूर इंडस्ट्रीज पहुंचे। वहां जाकर उसका दोस्त उतरा जिसका नाम ईशान था, और खुद बाइक पार्क करके दोनों अंदर चले गए। रिसेप्शनिस्ट से कमरा नंबर पूछा, दोनों कमरे के बाहर पहुंच गए। ईशान को तो जॉब से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अंश, वो ये जॉब नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके सपने कुछ और हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उसे ये करना ही था। थोड़ी देर बाद दोनों का नंबर आया। पहले ईशान गया, फिर अंश ने अंदर जाकर देखा तो एक 28-29 साल का लड़का अंदर बैठा था और उसके साथ उसके कुछ असिस्टेंट। उसने उन्हें गुड मॉर्निंग किया। फिर मिस्टर कपूर ने उनका इंटरव्यू लिया। मिस्टर कपूर, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो? अंश, सर सबकी अपनी वजह होती है, मेरी भी है, लेकिन आपने जब ये पूछ ही लिया है तो इस वक्त मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है अपने परिवार के लिए। मिस्टर कपूर, वेल, अब आप जा सकते हैं। मिस्टर अंश, आपको नोटिस मिल जाएगा। उसके बाद वो चला गया और मिस्टर कपूर उसे जाते हुए देखने लगे। फिर अपने असिस्टेंट से बोले, इस लड़के की आंखों में जुनून है, कुछ पाने का, कुछ आगे करने का, ये बहुत आगे जाएगा। सुनो, इसे शाम तक ज्वाइनिंग का नोटिस भेज देना। फिर वो अपना काम करने लगे। अंश बाहर आया और ईशान के साथ बाहर निकल गया। ईशान, कैसा गया इंटरव्यू? ठीक था, शाम तक बताएंगे कि हम सेलेक्ट हुए या नहीं। ईशान, चलना कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। दोनों वहां से निकल गए और एक ठेले के पास आए जिसपे छोले भटूरे लिखा हुआ था। एक एक प्लेट दोनों ने खाया और अंश ने अनाया के लिए लिए और ईशान को उसके घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ देहरादून सानिया हॉस्पिटल, एक लड़की सर्जरी वार्ड में ओटी रूम में बहुत ध्यान से ऑपरेशन कर रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वो फ्री हुई। तभी एक लड़की भागती हुई आई। नायरा, जल्दी चल, एक इमरजेंसी केस है, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। उसकी बात सुन नायरा ने पलट कर देखा। गोल चेहरा, बड़ी नीली आंखें, उस पे लगे स्पेक्स, नाक में नोज पिन, होठों पर हल्की लिपस्टिक, डॉक्टर कोट पहने वो खूब जच रही थी। नायरा ने अपने असिस्टेंट को समझाया और जल्दी से निकल गई और चलते चलते बोली, काव्या, तुमने सामान रेडी कर रखा है ना? काव्या ने हाँ में सर हिलाया। फिर दोनों ओटी में चली गई। वहां से लगभग 4 घंटे बाद बाहर निकली, लेकिन काव्या ने देखा तो 4 बज रहे थे। फिर नायरा को देखा, जिसकी आंखों में थकावट है लेकिन वो फिर भी दूसरे केस स्टडी कर रही है। काव्या उसे खींचते हुए नायरा के केबिन में लाई, जिसके गेट पर बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर नायरा चौहान, कार्डियोलॉजिस्ट लिखा था। उसे सोफे पर बैठाते हुए बोली, कितना काम करेगी? सुबह से 5 बजे लगातार 3 सर्जरी कर चुकी है तू। इसके बाद भी कम था जो और काम लेकर बैठ गई? उसकी जान बचाना जरूरी था। उन तीनों लोगों की जान बहुत सारे लोगों के लिए कीमती होगी, कहकर गहरी सांस ली। काव्या ने खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर में खाना आया तो उसने खुद खाया और नायरा को भी खिलाया। इस दौरान दोनों में बातें नहीं हुई। खाना खाने के बाद नायरा ने काव्या से पूछा कि कोई और केस है?
तो उसने मना कर दिया। फिर नायरा बोली, काव्या कब तक हमें असिस्ट करेगी? अब तो तुझे सब ठीक से आ गया है ना, अब तो खुद लोगों को ऑपरेट कर। काव्या उसकी बात पर हंसने लगी और बोली, यार मुझे तो तेरी परमानेंट असिस्टेंट रहना है, समझी? और तुझे तो पता है इसमें एक गलती किसी की जान पर बनाती है, इसलिए जो जैसा है रहने दे। अब चले, 5 बज गए हैं। नायरा ने हाँ में सर हिलाया और अपना कोट उठा के बाहर निकल गई। साथ में काव्या भी थी। नायरा ने अपनी कार निकाली और काव्या ने अपनी स्कूटी। दोनों निकल गई। काव्या के घर में उसकी छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। माँ पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वो भी 3 साल पहले। नायरा जब घर पहुंची तो देखा निर्मला जी चाय पी रही है और विहान मूवी देख रहा है। इस समय घर में उसके अलावा बस विहान होता है। आरव और रघुनाथ जी रात को ही आते हैं। दादाजी इन दिनों महाबलेश्वर गए हुए हैं। नायरा को देखते ही निर्मला जी उठी और उसके पास आकर उसका बैग लेने को हुई, और नायरा ने उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए कह दिया, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और कहकर वो चली गई। उसके इस व्यवहार से निर्मला जी दुखी होकर किचन में चली गई और थोड़ी देर बाद हाथ में कॉफ़ी लेकर आई और विहान को देते हुए बोली, जाओ नायरा दी को दे दो और कहना है कि ये कॉफ़ी मैंने बनाई है। उनकी बात पूरी करते हुए विहान बोला तो उन्होंने उसका सर सहलाया और कहा, उसे नहीं पसंद कि मैं उसका कोई भी काम करूं, अब जा। विहान जब नायरा के रूम में आया तो वो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर दूर तक फैली पहाड़ियों को देख रही थी। विहान ने गेट नॉक किया तो नायरा ने आ जाओ कहा। दी आपके लिए कॉफ़ी, कहते हुए विहान ने उसके हाथ में कॉफ़ी दे दी। नायरा, कैसा रहा आज का दिन? क्या दी, रोज रोज एक ही सवाल, वो रूठते हुए बोला। उसकी बात पर नायरा मुस्कुरा दी और बोली, कॉलेज में एडमिशन कहाँ लेने का सोचा है? विहान एक्साइटेड होकर बोला, दिल्ली में। नायरा, इतनी दूर तुम्हारी मॉम भेजेंगी? विहान, दी आपकी भी मॉम है। ठीक है फिर मनाओ फैमिली को। और भैया, उनका क्या? विहान मासूम चेहरा बनाकर, ओ माय गॉड, वो जान ले लेंगी मेरी। अच्छा दी, अब मैं अपने कमरे को साफ करने चला, वरना आते ही वाट लगा देंगी। उसकी बात पर नायरा हंसने लगी और वो चला गया। उसकी जाते ही नायरा दोबारा पहले की तरह खामोश हो गई और कॉफ़ी को गमले में फेंक दिया और अपना काम करने लगी। रात 8 बजे आरव और रघुनाथ जी आए। उन दोनों ने ही सबसे पहले ऊपर नायरा के कमरे की तरफ देखा और अपने अपने कमरों में चले गए। निर्मला जी ने रघुनाथ जी को पानी दिया और वहीं बेड पर बैठ गई। क्या हुआ, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? रघुनाथ जी फीका मुस्कुराते हुए, जिसके बच्चे उससे सीधे मुंह बात ना करे वो इंसान टेंशन ना ले तो क्या करे, बताइए? जो सालों पहले हुआ उसमें ना आपकी गलती थी और ना ही मेरी, फिर भी सजा मिल रही है। निर्मला जी, सजा तो आरव और नायरा को भी मिल रही है, कहकर उसके कंधे पर सिर रख दिया। आरव जब अपने कमरे में पहुंचा तो बैग टेबल पर रख दिया, फिर फ्रेश होने गया। जैसे ही फ्रेश होकर आया उसके कमरे में कोई बैठा था। उसे देखते ही आरव के फेस पर स्माइल आ गई। आरव जब बाथरूम में आया से बाहर आया तो देखा नायरा उसके कमरे में बैठी थी। 2 कॉफ़ी के मग साथ में रखे थे। अरे नायरा, तुम कब आई, कहते हुए वो सामने रखे सोफे पर बैठ गया। जब आप बाथरूम में थे। नायरा कॉफ़ी मग उसे पकड़ाते हुए बोली। आरव, और बता कैसा रहा आज का दिन, क्या क्या किया? कुछ खास नहीं, बस 3 सर्जरी करी और घर आ गई। अच्छा, कुछ खाया तूने या नहीं? काव्या ने खिला दिया है। घर पर आप और वहाँ वो हमारे खाने के पीछे पड़े रहते हो, कहते हुए उसने मुंह बना लिया। उसकी हरकत पर आरव ने उसके गाल खींच लिए और गले लगा लिया। आप दोनों मुझे हमेशा भूल जाते हो, कहकर विहान जाने लगा तो आरव ने उसे अंदर आने को कहा। तुम बाहर क्या कर रहे थे? विहान डरते हुए, वो भाई मैं दी को बुलाने आया था। उसे डरता देख नायरा बोली, विहान डर क्यों रहे हो, आराम से बोलो। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए बोली, भैया चलिए आइसक्रीम खाने चलते हैं। विहान बेचारे का मन तो था लेकिन बोल ना सका। आरव, ठीक है चलो, और तुम ठीक से कपड़े पहन लो, रात में ठंड हो गई है। विहान, जी भाई, कहकर चला गया और नायरा भी। थोड़ी देर बाद तीनों साथ में बाहर निकले। उन्हें साथ देखकर निर्मला जी की आंखें नम हो गई। रघुनाथ जी, आप बात बात पर आंसू क्यों बहाती है? बच्चे हमेशा से साथ थे। विहान को उन दोनों ने कभी अलग नहीं समझा, बस उनका बैर हमसे ही है, कहकर डाइनिंग टेबल के पास आया और चेयर ठीक करके वहीं बैठ गए। तो निर्मला जी खाना लगाने लगी। रघुनाथ जी, आप भी खा लीजिए, वो तीनों बाहर ही खा कर आएंगे, वैसे भी सालों हो गए साथ में खाए सब परिवार को। फिर वो दोनों खाना खाने लगे। इधर ये तीनों पहले आइसक्रीम पार्लर गई, फिर तो काव्या भी मिल गई। अरे नायरा, तू यहाँ क्या, क्या बात है,
फिर आरव और विहान को भी हेलो बोला। आरव ले सब गोल टेबल के पास आ गए और अपनी चैम्बर खिसका कर बैठ गए। विहान और काव्या आपस में लड़ने लगी। वहीं नायरा फोन में कोई मेल आया तो उसे देखने लगी। आइसक्रीम आई तो सब खाने लगे। काव्या, नायरा, डिनर किया तुमने? नहीं, अब यही बाहर ही करेंगे। तनीषा, अरे हमारे घर चलिए, आज मेरा बर्थडे भी है, चलिए ना प्लीज। उसकी बात पर कोई मना नहीं कर पाया। विहान, ओए बिल्ली, सॉरी मैं भूल गया था। वैसे हैप्पी बर्थडे। तनीषा इतरा कर थैंक यू। थोड़ी देर में सब काव्या के घर पहुंचे। नायरा और विहान डेकोरेशन करने लगी। थोड़ी देर बाद काव्या खाना बनाने लगी और तनीषा भी नायरा की मदद करने लगी। काव्या खाना बना रही थी कि किचन में आरव आया और दीवार से टेक लेकर खड़ा हो गया। देखा कि काव्या उसे देखकर अनदेखा कर रही है तो खुद ही बोला, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। उसकी बात पर काव्या उसे देखने लगी तो आरव उसके पास आया, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पर होठ रख दिए। काव्या जल्दी से पलट गई, उसकी धड़कनें तेज हो गई। आरव, रिलैक्स। काव्या, आरव जी आप जाइए यहाँ से, आप नायरा के भाई हैं, वो हमें अकेला देखे तो शायद उसे अच्छा ना लगे। उसकी बात सुनकर आरव ने कुछ नहीं कहा और बाहर निकल गया। जहाँ विहान और तनीषा लड़ते हुए बलून बन फुला रहे थे, नायरा गुमसुम बैठी थी अपनी आंखें बंद करके। थोड़ी देर बाद केक काटा, फिर खाना खाकर तीनों भाई बहन निकल गए। इधर अंश के घर में दोनों भाई बहन ने मिलकर खाना बनाया और खाने बैठ गए। खाना खाकर अंश ने अनाया को छत पर आने को बोला और चला गया। अनाया काम खत्म कर जब छत पर आई तो अंश टहल रहा था। अनाया भी टहलने लगी और पूछा, अब बोलिए भी भाई, क्यों बुलाया है आपने? तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है? उसकी बात सुन अनाया खुश हो गई, लेकिन तभी उसे अपनी स्थिति याद आई कि उसके कारण उसका भाई पहले ही परेशान है, अब और परेशान नहीं कर सकती थी। इसलिए वो बहाना बनाते हुए बोली, भाई मुझे आगे नहीं पढ़ना, आप तो जानते हैं 12th तक की कितनी मुश्किल से पढ़ी हूँ, अब नहीं। अंश उसके बहाने समझ रहा था तो उसे समझाते हुए बोला, अनाया, हाँ भाई, देखो अनाया, आई नो घर के हालात की वजह से तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन बच्चा, तुम्हारा भाई अब इतना कमा लेता है कि तुम्हें पढ़ा सके, अच्छी ज़िंदगी दे सके। अब कोई बहाना नहीं। बताओ कहाँ जाना है अपने ग्रेजुएशन के लिए? अनाया कुछ नहीं बोली तो अंश झूले पर बैठते हुए बोला, वैसे मैंने तुम्हारा एडमिशन देहरादून के लो कॉलेज में करवा दिया है, जिसमें तुम चाहती थी। उसके बाद अनाया खुश होकर उसके गले से लग गई। अंश उसका सर सहलाने लगा और फिर बोला, जब मन था पढ़ने का तो बहाने क्यों कर रही थी? अनाया, भाई मुझसे देखा नहीं जाता, आप अपने सपनों को छोड़ अब हमारे सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। जिस उम्र में लड़के मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उस उम्र में आप एक पिता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अनाया के बाद अंश कुछ नहीं बोला, बस आसमान में छुपे चांद को देखने लगा। अगली सुबह नायरा उठी और जॉगिंग पर चली गई। मौसम ठंडा था, लेकिन उसने एक पतली सी जैकेट पहनी थी। 1 घंटे में वहां से आने के बाद और नौकर से कहकर अपने लिए नाश्ता बनवाया। उसकी यह हरकत रघुनाथ जी को पसंद नहीं आई। जैसे ही वह कुछ कहने को हुए, निर्मला जी ने उन्हें इशारे से मना कर दिया। सब नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। बैठे तो सब साथ हैं, लेकिन उस साथ में कुछ खामोशी थी। सब साथ होकर भी साथ नहीं थे। नाश्ते के बाद रघुनाथ जी ने आरव को स्टडी रूम में आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद आरव उनके पास गया। रघुनाथ जी, आओ बैठो। आरव, आपने बुलाया, कुछ काम था? रघुनाथ जी, क्या अपने बेटे से सिर्फ काम के वक्त ही मिल सकता हूँ? उदासी से वो बोले। आरव कुछ नहीं बोला तो रघुनाथ जी ने गहरी सांस ली और बोले, कल तुम मिस्टर रावत से मिले थे? आरव आरव ने हाँ में सिर हिलाया तो वो बोले, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि वो हमारे राइवल्स हैं, उनसे हमेशा हमें झुकाने की कोशिश करी है। ये सब जानते हुए भी तुम उनसे मिले, वो भी सीक्रेटली, बताओगे क्यों? आरव, मैं क्या कहूँ, जब आपने इतना कुछ पता करवा लिया तो क्या बात हुई ये भी आपको पता है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना, कहकर वो चला गया। और रघुनाथ जी उदास से वहीं बैठ गए। तभी उन्हें कुछ याद आया तो नौकर से विहान को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी देर में विहान आया। रघुनाथ जी, आइए बरखुरदार, तो कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। वो तो दिख रहा है, लेकिन कॉलेज में कहाँ एडमिशन लोगे? विहान धीरे से, दिल्ली लॉ कॉलेज। उसकी बात सुन रघुनाथ जी परेशान हो गई। फिर सख्त होते हुए बोले, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं के बेस्ट लॉ कॉलेज में पढ़ो।
मैं अपने दोस्त से तुम्हारे एडमिशन की बात कर लूँगा। विहान, लेकिन डैड। रघुनाथ जी, नो आर्गुमेंट कहकर चले गए। उन्हें पता था कि उनकी नरमी उनके बच्चों के लिए खतरा है, इसलिए हमेशा सख्त होकर अपनी बात मनवाते हैं। रघुनाथ जी अपने कमरे में गए तो निर्मला जी ने दोनों भाइयों के बारे में पूछा तो उन्होंने सब बता दिया। निर्मला जी, आपको आरव से ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। अगर कुछ हो तो दोनों खुद ही बता देते। वैसे बोले भले ना, लेकिन ऑफिस के काम में कोई लापरवाही नहीं करता। सब कुछ आपसे डिस्कस कर लेता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और रही बात विहान की, आपको उसे दिल्ली जाने देना चाहिए था। रघुनाथ जी, निर्मला जी, आप नहीं समझेंगी आरव को। उसके पास अकेले नहीं जाना चाहिए था। रावत एक बहुत ही घटिया इंसान है, वह कुछ भी कर सकता था। आप तो जानती हैं हमारे दुश्मन कम नहीं है यहाँ। आप ही जानते हैं, दिल्ली जैसे शहर में अकेले छोड़ना मुझे बिल्कुल नहीं ठीक लगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। नहीं तो वो रो धोकर अपनी बात मनवा ही लेता। वैसे बात तो आपने ठीक ही कही। ये विहान सिर्फ आरव से ही ठीक रहता है, डरता तो है उससे। अगर उसने एक बार कह दिया तो मान भी लेता है। एक बार तो आपके सामने आर्गुमेंट करने की सोच भी लेता है, लेकिन उसके सामने बिल्कुल नहीं, कहकर हंसने लगी। रघुनाथ जी, आरव बचपन में बिल्कुल ऐसा नहीं था, सबको परेशान करता था। तुम्हें नहीं पता वो बचपन में कितना नटखट था। निर्मला जी, हाँ, वो बताती रहती थी मुझसे। आज साले साहब का फ़ोन आया था, उनकी बात सुन निर्मला जी खुश हो गई। क्या कहा भाई जी ने? घर में सब ठीक है? आर्यन मेरा बच्चा, वो कैसा है? बहू, वो भी ठीक है ना? अरे सांस तो ले लीजिए। घर में सब ठीक हैं, भैया भाभी और आपके बेटे बहू भी, और आपका लाडला भतीजा अब बाप बनने वाला है, कहकर हंस दिए। उनकी इस बात पर निर्मला जी भी खुश हो गई। नायरा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, सबसे पहले एक कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो बेड पर एक 47 साल की महिला लेटी हुई थी। उन्हें देखते उसकी आंखें नम हो गई और वो उनके पास जाकर बैठ गई। नायरा, जल्दी उठ जाइए, अब और आपको ऐसे नहीं देखा जाता। पिछले 3 सालों से आप यही हैं, पता नहीं बाकी सब कहाँ हैं। और फिर उस दिन कहते हुए गला भर गया। जब रहा नहीं गया तो उसका हाथ अपने सर पर लगाए रोने लगी। थोड़ी देर रुक के बाहर निकल गई और अपने केबिन में चली गई, जहाँ काव्या उसका वेट कर रही थी। दरअसल काव्या भी उस रूम में आई, लेकिन उसे रोता देख वापस चली गई। जब नायरा अपने केबिन में पहुंची तो काव्या को देखकर ठिठक गई, फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। काव्या, तू ठीक है? हाँ, मुझे क्या होना था? वैसे आज का शेड्यूल क्या है? मुझसे तो अपनी तकलीफ बता दिया कर, मैं तो अपनी हूं ना। थोड़ा प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए काव्या ने कहा। उसकी बात सुनकर नायरा उठकर उसके गले लग गई। नायरा, एक तू ही तो है जिसने मुझे संभाला है, जब जब कमजोर पड़ी हूँ हौसला दिया है। काव्या, नाश्ता तो किया नहीं होगा? नायरा, कर लिया। भाई बिना खाए निकलने नहीं देते। वैसे एक काम कर, तू यहीं मेरे घर शिफ्ट हो जा, फिर तू और भाई मिलकर मेरा ध्यान रखना। उसकी बात पर काव्या उसे देखने लगी। ऐसे मत देख, मुझे पता है भाई लाइक्स यू। मैं उनसे प्यार नहीं करती। नायरा की बात पूरी होने से पहले ही काव्या बोली। काव्या के मना करने पर नायरा उसे देखने लगी। वो कुछ कहती कि पियोन ने आकर बताया कि पेशेंट नायरा से मिलना चाहते हैं। नायरा ने हाँ में सिर हिलाया और निकल गई। उसके पीछे काव्या भी निकल गई। अंश सुबह तैयार होकर बाहर आया तो देखा अनाया नाश्ता टेबल पर लगा रही है। टेबल काफ़ी छोटी सी है, उसके अगल बगल में 4 कुर्सियां रखी हैं। अंश चेयर पर बैठा तो अनाया ने टेबल उसके आगे कर दी और खुद के लिए भी नाश्ता निकालने लगी। जैसे उन दोनों ने खाना शुरू किया कि किसी ने बेल बजाई। अंश ने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक आंटी थी। जी कहिए। आंटी, बेटा कल मेरी बेटी की शादी है तो तुम लोगों को आना है, कहकर कार्ड उसके आगे कर दिया तो अंश ने कार्ड लिया और अंदर आ गया। आंटी वहीं से चली गई थी। अनाया, कौन था भाई? अंश, वो सामने वाले घर की आंटी, उनकी बेटी की शादी है तो बुलाया है उन्होंने। अनाया ने ठीक है कहा और नाश्ता करने लगी, लेकिन उसका ध्यान अंश पर ही था। अंश, अगर कुछ बोलना है तो बोल, कब से सोची जा रही है? अनाया, भाई आपने देहरादून में एडमिशन करवाया है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब वहाँ से पहले ही हमारे साथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है और जो हुआ था उसे भूलने में ही भलाई है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अंश बोला। अच्छा अब मैं ऑफिस चलता हूँ, कल शाम को ही ज्वाइनिंग का मैसेज आ गया था। अनाया खुशी होके, ओके भाई, ध्यान रखिएगा और आज बाहर से कुछ खा लेना, कल से मैं खुद लंच रेडी कर दूंगी।
अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब जाऊँ? अनाया, हाँ, नहीं, जाकर आता हूँ बोलिए। ठीक है कहकर अंश निकल जाता है। अनाया ने गेट बंद कर दिया और अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने लगी। अंश बाहर आया और अपनी अपाची लेकर निकल गया। ऑफिस पहुंचकर उसे ईशान मिला। फिर दोनों ने मिलकर काम करने लगे। देहरादून। नायरा जब अपने सारे पेशेंट्स को निपटा कर वापस आई तो काव्या टेबल पर लंच लगाए उसका ही वेट कर रही थी। उसे देख नायरा मुस्कुरा दी। फिर दोनों ने लंच किया और वहीं लगे सोफे पर बैठ गई। नायरा, अब हम जा रहे हैं, तुम यहाँ रहोगी या चलोगी? काव्या, यहाँ तो कुछ काम है नहीं, सारे पेशेंट ठीक है, चल मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ। दोनों केबिन से बाहर निकल गई। बाहर आकर देखा तो हल्की बारिश थी। नायरा और काव्या दोनों कार में बैठी और कार स्टार्ट करके थोड़ी दूर निकल आई। काव्या बोली, जो आज फिर करुणाला ले जा रही हो? हाँ, काफ़ी वक्त हो गया है। दोनों वहाँ थोड़ी देर में पहुँच गई। ये एक ओल्ड एज होम और अनाथालय था जो कि एक हरियाली एरिया में बना हुआ था। करुणालय को देखते ही काव्या बोली, ये कितना अच्छा है ना, एक छोटी सी दुनिया जिसमें बस प्यार और अपनापन है। नायरा कुछ नहीं बोली और नम आंखों से मुस्कुरा दी। वे दोनों अंदर गए तो वहां पर केयर टेकर आकर उनसे मिले। वहां के बच्चों और बुजुर्गों के बारे में पूछा नायरा ने। लगभग 2-3 घंटे वहां रहकर शाम को 6 बजे वो दोनों वहां से निकल गए। नायरा, काव्या तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तनिष्क अपने कॉलेज के लिए दिल्ली चली जाएगी तो तुम राठौड़ मेंशन में ही आ जाना, क्योंकि अकेले घर में रहने से अच्छा हमारे साथ रह लेना। मैं भी तो अकेले बोर हो जाती हूँ, कम से कम तुम आओगी तो मेरे साथ कोई तो होगा। उसकी बात सुन काव्या कहती है, तू एक बार निर्मला आंटी से फिर से आराम से बात करने की कोशिश तो कर। हमेशा सबसे प्यार से बात करती है। मुझे अच्छे लगते हैं वो सबसे प्यार से बात करती हैं। इससे आगे कुछ काव्या कुछ बोलती, नायरा ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और फिर खुद बोली, अगर उनकी तरफदारी करनी है तो फिर हम बात ही नहीं करते। मुझे पता है कौन कैसा है और कैसा नहीं। इतना कहकर नायरा चुप हो गई। उसकी बात सुनकर काव्या ने हाँ में सिर हिलाया और खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर देर में उसका घर आया। नायरा को बाय कहकर वह अपने घर के अंदर चली गई। नायरा भी चली गई राठौड़ मेंशन। नायरा जब घर पहुंची तो आज घर पर रघुनाथ जी भी कान्हा जी के साथ बैठे थे और विहान अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। वह सीधा अपने कमरे में गई और नौकर से कहकर कॉफ़ी मंगवाई। थोड़ी देर में मेड उसे कॉफ़ी देने आई तो नायरा ने पूछा, और सब घर में हैं? मेड काफ़ी वक्त से इस घर में काम कर रही थी, इसलिए वह नायरा का इशारा समझ गई थी। वह रघुनाथ जी के बारे में पूछना चाहती है तो उसने भी सरलता से जवाब दिया, बेबी, वह साहब की आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी घर आ गए थे। नायरा, दवाई ली उन्होंने? मेड, हाँ, बहुत देर से कमरे में थे, अभी ही आए हैं। नायरा ने हाँ में सिर हिलाया तो मेड चली गई और नायरा वापस अपने कमरे में आई और कबर्ड की तरफ बढ़ गई। कबर्ड से एक फ़ोटो निकाली और उसे लेकर खिड़की के पास बैठ गई। नायरा ने बहुत ही एहसास के साथ उस फोटो पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें नम हो गई और आंसू बहने लगी। फिर उसने धीरे से फोटो को चूम लिया और बोली, कहाँ हो तुम? बहुत याद आती है तुम्हारी। दिल कहता है कि तुम हो, लेकिन उस दिन की हालत और कार की हालत देख कर डर लगता है कहीं तुम्हें कुछ। कहते हुए रो पड़ी। काफी देर तक ठंड में खिड़की के पास बैठी रोती रही। अभी वह खुद को संभाल कर खिड़की के पास बैठी हुई थी कि फोन बजा। पलट कर देखा तो कोई मैसेज आया। बेड के पास आकर फोन उठाया, देखा तो विहान का मैसेज था। दी, मेरे सारे दोस्त देहरादून से बाहर जा रहे हैं आगे की स्टडी के लिए, इसलिए आज सब मिलकर पार्टी कर रहे हैं, तो शायद आने में देर हो जाए। मॉम को बता दिया है, आप भाई को समझा देना प्लीज़। प्लीज़ मेरी प्यारी दी, और खाना खा लेना। विहान का मैसेज पढ़कर नायरा ने उसे ओके और जल्दी आने के लिए कहा। फिर टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। वो हॉस्पिटल के केस स्टडी करने लगी। यही सब करते हुए उसे 10 बज गए। तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ। गेट खोला तो वहाँ आरव खड़ा था। खाने की प्लेट उसके हाथ में थी। नायरा उसे देखकर साइड हट गई तो आरव खाना लेकर अंदर आया। नायरा, भाई, आपने क्यों तकलीफ की? हम आ जाते डिनर के लिए नीचे। आरव, अपनी बहन की फिक्र करने में कोई तकलीफ नहीं होती। आओ, खाना खा लो, कब से काम कर रही हो, चलो, कहकर उसे बेड पर बिठा दिया और अपने हाथों से खिलाने लगा। नायरा भी उसे अपने हाथों से खिला रही थी। गेट खुला होने की वजह से निर्मला जी की नज़रें उन पर पड़ी तो वहीं से गुजर रही थी। दोनों भाई बहन का एक दूसरे के लिए प्यार देख उनकी आंखें नम हो गई।
वो वहाँ से एक कमरे में गई। ये कमरा इस घर के सभी कमरों से सुंदर और बड़ा है और काफ़ी अच्छी कलाकारी की गई है। निर्मला जी सभी सामानों को छूकर महसूस करते हुए एक तस्वीर के पास जाकर रुकी। वो तस्वीर एक औरत की है, बड़ी कजरारी आंखें जिसमें खुशी भरी हुई है, मुस्कुराते होठ, चेहरे पर झूलती लट, लाल साड़ी पहने वो गजब लग रही है। उसकी उम्र यही कोई 36-37 साल रही होगी। उस फोटो को देखते हुए नम आंखों से मुस्कुरा दी और फिर बोली, देख रही हो अपने बच्चों को कैसे एक दूसरे को संभालते हैं। मुझे तो मौका ही नहीं देते कि अपना वादा निभा सकूं। काश तुम यहाँ होती तो ऐसा कुछ होने ही ना देती। सब पहले की तरह खुश ही रहते। मुझसे भी उनका पुराना रिश्ता बना रहता। शायद कुछ देर बात कर वो कमरे से निकल गई। अपने कमरे में आई तो रघुनाथ जी बोले, आ गई अपनी जान से मिलकर। आज क्या शिकायत की हमारी। उनकी बात पर निर्मला जी उदास होते हुए बोली, काश उससे सच में शिकायत पर कर पाती। कहकर गहरी सांस ली। फिर दोनों सो गई। सुबह का समय, दिल्ली। अंश और अनाया अपना अपना सामान लिए हॉल में आए और बैग को सोफे पर रख दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अनाया ने नाश्ता लगाया और दोनों नाश्ता कर वापस हॉल में आए। अनाया, भाई आपने अपना सब सामान रखा ना। अंश उसके सिर पर टपरी मारते हुए, वह रहना तुझे है इसलिए तूने रखा अपना सब सामान, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अनाया, हाँ रख लिया। वैसे भाई आप अकेले कैसे रहेंगे। अंश, रह लूंगा तो चिंता मत कर। और ईशान भी तो है, उसे भी यहीं रख लूंगा। वैसे भी वो यहाँ अकेले रहता है, उसकी फैमिली तो आगरा में है। अनाया, हाँ भाई यही ठीक है। आप ईशान भाई को यहीं बुला लीजिए। 2 लोग रहोगे तो मुझे भी आपकी कम चिंता होगी। अंश घूरते हुए, मतलब चिंता करेगी। उसकी बात पर दोनों हंस पड़े और घर लॉक करके बाहर निकल गए। अंश ने टैक्सी बुक करी, सामान रखवाया कर पहले अनाया को बिठाया, फिर खुद बैठा और गाड़ी निकल पड़ी। थोड़ी देर में टैक्सी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास रुकी। अंश और अनाया उतरी, ड्राइवर की मदद से सामान निकाला और अंदर चले गए। वहां जाकर देखा तो ट्रेन शायद तुरंत आकर खड़ी ही हुई थी। उसमें लोग बैठ रहे थे। वो दोनों भी जल्दी से गए, अपना सामान जमा कर अपनी सीट पर बैठ गए। दोनों की सीट नीचे की ही थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अंश, चलो अनाया बेटा तैयार हो जाओ अपने नए सफ़र के लिए, ठीक है, कहकर हंस दिया तो अनाया भी हंसने लगी। अंश सुबह से ही थक गया था, इसलिए उसने सीट पर सिर लगाकर आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचने लगा, आ रहा हूँ वापस तुम्हारे पास, उस शहर में जहाँ हम दोनों हसीन जिंदगी के लम्हे कैद हैं। उस वक्त हमें सजा के तौर पर अलग कर दिया गया था, लेकिन अब अगर तुम मिली तो किसी को तुमसे अलग नहीं करने दूंगा खुद से। आज नायरा की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल आ गई। लेकिन यहाँ आकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई तो काव्या उसे केबिन में बने रूम में ले आई और दवाई खिलाकर उसको सर अपने गोद में रख लिया। अब शांति से आंखें बंद करके कुछ देर के लिए आराम कर ले तो अच्छा महसूस हो। नायरा कुछ नहीं बोली तो काव्या ने कहा, पता है नायरा, मैं अपनी नायरा को बहुत मिस करती हूँ। नायरा, क्यों, हम तो यही हैं, फिर तू हमें क्यों मिस करने लगी। काव्या, तू मेरी नायरा कैसे हो सकती है। वो तो बहुत ही शरारती हुआ करती थी, हमेशा बोलती रहती थी कितना भी। कभी कभी मुझे उसे चुप कराना पड़ता था, लेकिन यह नायरा तो बोलती नहीं है, तेरी आवाज़ सुनने के लिए तरसते हैं। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। नायरा, उसे सालों पहले मार डाला था कुछ लोगों की ख्वाहिशों के चलते। काव्या उसका मूड ठीक करने के लिए बोली, अच्छा ये बता, तुझे कभी किसी से प्यार हुआ, मतलब कोई ऐसा जिसे देखकर तुझे सुकून मिलता हो। उसकी बात पर नायरा की आंखों के सामने कुछ लम्हे चलने लगे जिसमें वो और एक लड़का था। दोनों की उम्र बराबर है, कभी कभी पिलाते हैं, आपस में लड़ना, तू कभी लड़के का लड़की को पिद्दी पर बिठाना, यह सब याद आते ही उसकी आंखों में दर्द उतर आया। फिर काव्या से बोली, नहीं, हमें कभी कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ। अच्छा ये बता, तनीषा कॉलेज कब से ज्वाइन कर ली है, कब जा रही है दिल्ली। काव्या नजरें चुराती हुई, वो मैं उसे सुबह ही ट्रेन में बिठा कर आई हूँ। उसकी बात पर नायरा जल्दी से उठकर बैठ गई। उसे तूने अकेले भेजा, आर यू मैड। काव्या वो बच्ची है। उसकी बात पर काव्या जल्दी से बोली, वहाँ मेरी आंटी का बेटा रहता है तो उससे बात कर ली है, वो उसे आकर स्टेशन से पिक कर लेगा और हॉस्टल छोड़ देगा। मैंने सारे अरेंजमेंट पहले ही करा दिए हैं। नायरा, फिर भी यार, साथ चली जाती तुम उसके। चल कोई बात नहीं। वैसे ये बता, तेरा और भाई का क्या सीन है। काव्या नजरें चुराते हुए,
कुछ भी तो नहीं, कहकर जैसे ही जाने को हुई, नायरा ने उसका हाथ पकड़ वापस उसे बैठा लिया और बोली, देख, हमें नहीं पता तुम क्यों इनकार कर रही हो, जबकि आंखें हमेशा इकरार करती हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर तुम भाई की ज़िंदगी में आती हो तो उन्हें जीने की वजह मिल जाएगी। वो भी नॉर्मल लोगों की तरह जी सकेंगे। वो बहुत अकेले और तन्हा है। उसकी बात पर काव्या की आंखों में आंसुओं की धारा बह गई और फिर रोते हुए बोली, क्या करूं, तू ही बता। जब से प्यार को जाना है, उनसे ही मोहब्बत की है। लेकिन तुझे मुझे ये भी पता है कि तेरे पापा नहीं अपनाएंगे मुझे। मैं एक अनाथ हूँ, और वो क्यों एक अनाथ को अपनी बहू बनाना चाहेंगे। अभी काव्या ने इतना ही कहा था कि नायरा ने उसे मार दिया और उसके कंधे को पकड़कर झकझोरते हुए बोली, हम मर गए हैं क्या, जो तुम अकेली खुद को अनाथ बोल रही हो। हम हैं, आरव भाई है, तनीषा भी है। इतने लोग होने के बावजूद तू खुद को अनाथ कैसे कह सकती है। क्योंकि ये खुदगर्ज है। ये आवाज़ सुन दोनों ने गेट की तरफ देखा तो पाया कि आरव वहाँ खड़ा था और शायद सारी बातें भी सुन ली थी उसने। अभी कोई कुछ बोलता या रिएक्ट करता कि नर्स आ गई नायरा को बुलाने। नर्स, मैडम, डॉक्टर मेहता से उनका केस हैंडल नहीं हो रहा है, इसलिए पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। उन्होंने आपको बुलाया है। उसकी बात सुन नायरा उन दोनों को कमरे में छोड़कर बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आरव काव्या के पास आया। क्या जताना चाहती हो, या ये दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तो सुनो काव्या वर्मा, रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, समझी तुम। और मुझे तो वैसे भी किसी भी हालात में जीना है अपनी नायरा के लिए। सो गुड बाय, जा रहा हूँ। अब तुम तरसोगी इस चेहरे के लिए, लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगा, समझी। कहते हुए जैसे ही जाने को हुआ, काव्या जल्दी से आकर उसे पीछे से गले लगा लिया और रोने लगी। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और काव्या को खुद से अलग करने लगा, लेकिन काव्या ने उसे नहीं छोड़ा और वैसे ही बोली, सॉरी, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करती। इसलिए अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखा। और थैंक यू, आरव उसे अपने आगे करते हुए बोला। थैंक यू क्यों? काव्या कुछ नहीं बोली। बोलो, मुझे प्यार करने के लिए। उसकी बात पर आरव उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसकी नज़रें इस वक्त नीची थी। आरव, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। हमें और नायरा को संभाला है, और अब इतनी प्यारी हो कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाए। तो भला मैं कैसे बच पाता। कहकर सराज से मुस्कुरा दिया। उसकी बात पर वह कुछ बोल नहीं पाई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। इधर अंश और अनाया ने अपना आधा सफ़र तय कर लिया है और आधा अभी बाकी है। दोनों ने मिलकर लंच किया। उसके बाद अनाया लेट गई। अंश भी ईशान से बात करने लगा, उससे ऑफिस के हालचाल लेकर। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, तभी उसके फ़ोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आई। उसे देख अंश सोच में पड़ गया। फिर कॉल रिसीव कर उधर से कुछ कहा, जिसे सुन उसके माथे पर सिलवटें पड़ गई। उसने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया और खुद से ही कहा, अब इसे सबके सामने लाने में ही भलाई है। अपनी पहचान छुपाने की वजह से बहुत छूट दे दी इसे, अब और नहीं। वैसे भी अब तो उसी शहर में जा रहा हूँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। कहकर सीट से टेक लगाकर लेट गया। शाम को 6:30-7 बजे ट्रेन देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां का नज़ारा देखकर तो अनाया चिल्लाने लगी। तो अंश उसे शांत करवाते हुए बोला, ऐसे क्यों चिल्ला रही है अनाया, हम इतने सालों बाद यहाँ आए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपको बता नहीं सकती। उसकी बात पर अंश की आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी अनाया बोली, सॉरी भाई, चले बाहर, अब ट्रेन पूरी तरह रुक गई है। उसके बाद पहले अनाया उतरी, फिर अंश सामान उतार लिया और फिर खुद उतर गया। हल्का अंधेरा था। अंश ने चारों तरफ देखा और बोला, देख अनाया, यहाँ सब पहले की तरह ही है, कुछ नहीं बदला, सब पहले की तरह है। उसकी बात पर अनाया बोली, लेकिन हमारी जिंदगी बदल गई है भाई। उसकी बात पर अंश कुछ नहीं बोला और टैक्सी रोककर एक घर का एड्रेस बताया और दोनों बैठकर वहां के लिए निकल गए। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी एक सुंदर से घर के आगे रुकी। घर काफी बड़ा था। बाहर गेट पर तिवारी सदन लिखा हुआ था। उस नाम को देखते ही दोनों की आंखें नम हो गई। अंश ने सामान निकाला और किराया देकर सामान नीचे रखकर वो नेम प्लेट को छूकर महसूस करने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में नमी थी। तभी अनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अंश पलट कर देखा। अनाया आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। उसने पलटकर उसे गले से लगा लिया। अनाया फफक कर रोने लगी तो अंश बोला,
चुप हो जा बच्चा, शांत हो जा, इतना नहीं रोते, हम अंदर चलते हैं। पहले उसने खुद के आंसू पोंछे, फिर अनाया के और उसे लेकर अंदर आ गया। दोनों अंदर आए। अंदर घुसते ही बड़ा सा गार्डन था, बीच में पत्थर का बना खूबसूरत सा रास्ता। वहां से होते हुए घर के दरवाजे के सामने आकर रुके। अंश ने गमले में से चाबी निकालकर गेट खोला और दोनों अंदर आ गए। अंदर से भी घर काफी खूबसूरत था। बड़ा सा हॉल, एक तरफ बड़ा सा मंदिर जहाँ शिव जी की मूर्ति रखी हुई है। किचन से लेकर डाइनिंग टेबल, बीच में से जाती सीढ़ियाँ उसे दो पार्ट में डिवाइड, और लेफ्ट एंड राइट, और उसके ऊपर जाकर कमरे। और घर काफी अच्छे तरीके से बना हुआ है, लेकिन किसी के ना होने के कारण घर बिल्कुल सोना लग रहा था। उसके बाद अंश और अनाया अपने अपने कमरे में चले गए। दरअसल यह घर किसी और का नहीं, अंश का ही है, तिवारी सदन। अंश का पूरा नाम है अंश तिवारी, और अनाया तिवारी यानी कि रेयांश तिवारी। दोनों अपने अपने कमरे में गए। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आए तो वहां पर काम कर रहे रामू काका ने डिनर लगा दिया। दोनों ने बैठकर डिनर किया। अंश ने अनाया को जल्दी सोने का कहकर चला गया, क्योंकि कल अनाया को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना था। वह पहले ही काफी देर हो चुकी थी एडमिशन में, इसलिए अंश अब देर नहीं करना चाहता था। अंश जैसे ही अपने घर आया, दोबारा उसे प्राइवेट नंबर से कॉल आए। अंश ने गहरी सांस भरी और कॉल रिसीव करके लिया। फिर उधर से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अंश कुछ नहीं बोला और थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। ओके कहकर फोन काट दिया। फिर खुद से ही बोला, अब आएगा मजा, सालों बाद तुम लोगों से मिलूंगा, देखता हूँ क्या बदला है और क्या नहीं। और नहीं बदला हुआ वैसे भी तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल जाएगी कल के बाद। इधर नायरा आज घर देर से आई, जिस कारण निर्मला जी काफी परेशान थी, क्योंकि आजकल मौसम का भी कुछ पता नहीं, और पहाड़ी सड़कें कब धोखा दे जाए कुछ कह नहीं सकती। इसलिए उन्हें हमेशा डर लगा रहता है, जब तक सब घर ना आ जाए। नायरा जैसे ही घर में घुसी, निर्मला जी उसे देखकर खुश हो गए और भागकर उसके पास आए और पूछने लगी, नायरा आज क्या हो गया था, इतनी देर लगा दी तुमने, पता है सब कितनी चिंता कर रहे थे, तुम ठीक तो हो ना बच्चा, कहकर उसे गले से लगा लिया। नायरा कुछ देर चुप रही, फिर उन्हें अपने से अलग करके बोली, मिसेज राठौड़, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप भी बेफिजूल केयर हमारी मत किया कीजिए, लेकिन आप तो अपना दिखावा करने से पीछे ही नहीं हटती। उसकी बातें सुनकर निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गई, लेकिन उन्होंने उसे बाहर नहीं आने दिया। रघुनाथ जी को नायरा की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रघुनाथ जी, नायरा ये क्या हरकत है, वह माँ है तुम्हारी, यह कोई तरीका होता है बात करने का, क्या यही हमारे संस्कार हैं। नायरा, मिस्टर राठौड़, सॉरी, हमने आपकी वाइफ को आईना दिखाया, उनसे कह दीजिए कि मेरे पीछे ना आए। अपने माँ बाप का अपमान विहान बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोला, दी आप ऐसे बात नहीं कर सकती मॉम डैड से। विहान, तो तुम्हारी मॉम ने बताया तो होगा कि बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते। निर्मला जी, विहान नायरा ठीक कह रही है, जाओ अपने कमरे में। उनकी बात पर विहान पैर पटकते हुए चला गया। तो रघुनाथ जी बोले, नायरा माफी मांगो अपनी माँ से। नायरा चिल्लाते हुए, नहीं है वो हमारी माँ, सुना आपने, कहते हुए उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन वो फिर भी बोली, आपने और आपकी वाइफ ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मार डाला उन्हें, कहते हुए उसे सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो आरव ने आकर संभाला। वहीं निर्मला जी नायरा की बातें सुनकर रोने लगी। रघुनाथ जी उनके पास गए और उन्हें चुप कराने लगे। आरव ने नायरा को देखा, जो बेहोश हो चुकी थी, तो वो उसे गोद में लेकर उसके कमरे में ले गया। रघुनाथ जी सर पर हाथ रख फर्श पर ही बैठ गए। इस वक्त वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहे थे। निर्मला, संभालिए अपने आप को, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है। उनकी बात पर रघुनाथ जी उन्हें देखने लगे और फिर बोले, किस मिट्टी की बनी है आप, आरव नायरा आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर भी आप हमेशा उनकी देखभाल करती हैं। निर्मला जी, माँ हूं ना, और सबसे बड़ी बात, वो दोनों मेरी जान की ही जान है। मैंने भले ही उन्हें जन्म ना दिया हो, लेकिन हमेशा उनसे सबसे खास रिश्ता महसूस किया है। नायरा के कमरे में थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई। वो उसे देखकर इंजेक्शन लगा गई और दवाई देकर चली गई। उनके जाने के बाद आरव कुछ सोचने लगा। इतने साल हो गए, लेकिन इसके पैनिक अटैक बंद नहीं हुए। पहले उसके जाने के बाद रात में उठ जाती थी, लेकिन जब से माँ गई है तब से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन मिसेज चौहान गलत नहीं लगती। उस वक्त नायरा तो छोटी थी, लेकिन मुझे पता है
और माँ एक दूसरे को कितने करीब थी, लेकिन फिर माँ की मौत हुई और इनकी शादी। लगता है ये गुत्थी सुलझानी पड़ेगी, कहकर किसी को कॉल किया। वो ये सोच ही रहा था कि फ़ोन बजा। उसने देखा प्राइवेट नंबर थी। वहाँ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर आरव ने ये कहते हुए फ़ोन रख दिया। फिर खुद से ही कहा, चलो फिर मिलते हैं कल, सालों बाद देखते हैं कितने बदले हैं। अगर नहीं बदले तुम्हारी तो वैसे भी बदल ही दूंगा। अगली सुबह अंश अपने कमरे से बाहर आकर देखता है अनाया रामू काका के साथ मिलकर टेबल पर खाना लगा रही थी। पास में उनका बैग रखा हुआ था। उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि अनाया को शुरू से ही देहरादून के कॉलेज बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ रहने की वजह से उसी यह शहर काफ़ी पसंद था। इसलिए वो हमेशा से यहीं रहना चाहते थे, लेकिन हालातों की वजह से उन दोनों को दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन अब अनाया का सपना पूरा हो रहा है। अंश उसके पास आया, उसके सर पर टपरी मार कर बैठ गया। अनाया, भाई क्या है, लगी गई? ओए मैंने बस छुआ है, बिल्ली कहीं की। अनाया उसे घूरते हुई, भाई आपने मुझे बिल्ली कहा? अंश, नहीं बिल्कुल नहीं, कहकर नाश्ता करने लगी। रामू काका उन दोनों को लड़ता देखकर हंसने लगे। नाश्ते के बाद वे दोनों ही कॉलेज के लिए निकल गए। देहरादून लॉ कॉलेज। कॉलेज देखने में काफी बड़ा और सुंदर स्थान पर है। दोनों ने अंदर जाकर देखा, अच्छी खासी भीड़ है एडमिशन कराने वालों की। अंश सीधा अंदर गया और पियोन से पूछ प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। अनाया, भाई सारे बच्चे तो एडमिशन के लिए बाहर खड़े हैं, आप डायरेक्ट मुझे लेकर प्रिंसिपल रूम में क्यों आ गई? कहीं सर ने गुस्सा किया तो? उनकी बात पर अंश हंसने लगा। चल कोई कुछ नहीं कहेगा, प्रिंसिपल पापा के दोस्त हैं, कहते हुए गेट नॉक किया। अंदर से आवाज आई तो अंदर चला गया। वहीं नायरा के घर में जो हुआ, सोकर उठे तो आज उसका सर बहुत भारी था। वो सर पकड़कर बैठ गई। तभी उसके सामने कॉफी मग आया। उसने सर उठाकर देखा तो विहान खड़ा था। उसे देख नायरा कुछ बोल ना सकी। आखिर वह बोलती भी क्या? उसी की मोम को कल उसने कितना गलत कहा, लेकिन वह लड़का आज उसकी देखभाल कर रहा है। उसने इधर उधर देखा तो सोफे पर आरव सोया हुआ था, जो शायद कल रात नायरा की देखभाल करते हुए देर रात वहीं सो गया था। विहान ने एक मग कॉफी नायरा को दी, एक टेबल पर रखी और एक खुद लेकर चेयर पर बैठ गया। तो नायरा बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगता हमने कल तुम्हारी मोम से गलत तरीके से बात करी? विहान फीका मुस्कुराते हुए, बुरा तो बहुत लगता है दी, लेकिन आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस गलती की सजा आप मॉम डैड को दे रही हैं वो गलती उनकी है। और जब आपको सच पता चले तो क्या आप खुद से भी नज़रें मिला पाएंगी? अब तक आरव भी उठ चुका था। वो और नायरा विहान को ध्यान से देखने लगी। आज हमेशा मुस्कुराने वाला, मस्ती करने वाला विहान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। विहान की बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा और कॉफ़ी पीने लगी। उसके बाद विहान बोला, दी मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है, एक्चुअली हेल्प चाहिए। विहान के कहने पर नायरा और आरव ने देखने लगी। आरव, कहो क्या हुआ? विहान, भैया वो पापा ने दिल्ली जाने से तो मना कर दिया, उदास होते हुए बोला। नायरा, हाँ तुमने बताया तो था। तो अब कहाँ जाना चाहते हो? विहान, नहीं, क्योंकि डैड ने मना कर दिया, फिर भी गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहीं एडमिशन लूंगा लॉ कॉलेज में। आरव, तो इसमें हम तुम्हारी क्या हेल्प कर सकते हैं? विहान, आज आप चलिए मेरे साथ एडमिशन के लिए, प्लीज़ भाई प्लीज़। डैड ने साथ जाने से मना कर दिया, कहा है कि उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आरव, हाँ 2 दिन तक चलेगी, फॉरेनर क्लाइंट्स हैं। विहान अब नायरा और आरव की तरफ देखने लगा। नायरा, अगर 12 बजे के बाद चलना है तो आई एम रेडी, बट उससे पहले सर्जरी है एक, तो पॉसिबल नहीं है। आरव, तू चिंता मत कर, विहान के साथ मैं चला जाऊंगा, ठीक है? उसकी बात पर विहान खुश हो गया। और मैं तैयार होने जा रहा हूँ, आप भी आइए, कहकर भाग गया। तो आरव नायरा से बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में चलेंगे और जल्दी आना नाश्ते के लिए, मैं तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा बनाने जा रहा हूँ। उसकी बात पर नायरा खुश हो गई। आरव चला गया। नायरा जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। देखा तो निर्मला जी नौकरों को कुछ काम समझा रही थी। आरव किचन में नायरा के लिए पराठे बना रहा था। उसे देखते ही नायरा किचन में चली गई। वाह भाई क्या बात है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे काव्या के तो मज़े हैं, अच्छा खासा शेफ मिल जाएगा। उसकी बात पर आरव चौंक गया और उसे देखने लगा। क्या? ऐसा मत देखे, हमें पता है आप दोनों के बीच सही हो गया और काव्या ने भी कन्फेंस कर लिया।
अब आरव कुछ बोल न सका तो मुस्कुराते हुए पराठा बनाने लगा। नायरा भी जाकर डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठकर उसके जाते ही निर्मला जी किचन में आई। थैंक यू, तुमने उसे बताया नहीं कि पराठे मैंने बनाए, नहीं तो वो खाती भी नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि कल मुझे खुद लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं, लेकिन विश्वास कीजिए अगर मुझे जरा सा भी गलत नजर आए तो मैं बख्शूंगा नहीं आपको। निर्मला जी अफसोस से मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं बेटा, जो दिल करे वो तुम कर लेना मेरे साथ, लेकिन फिलहाल तो नायरा को पराठे खिला दो जाकर, कल भी कुछ नहीं खाया होगा, भूख लगी होगी। आरव ने कुछ नहीं कहा और पराठे की प्लेट लेकर चली गई। निर्मला जी भी बाकी के पराठे सेकने लगी। विहान आया, उसने भी नाश्ता किया, फिर नाश्ते के बाद तीनों चले गए। आरव ने पहले नायरा को हॉस्पिटल छोड़ा, फिर विहान को लेकर देहरादून लॉ कॉलेज चला गया। कॉलेज देखते ही विहान ने नाम में सिर हिलाया और आरव से बोला, देखो ना भैया, मुझे इस कॉलेज में नहीं आना था और लास्ट ऑप्शन एक यही बचा। आरव, मैं बात करूं डैड से तुम्हें दिल्ली जाने के लिए? नहीं, रहने दीजिए, अब चले एडमिशन के लिए, वैसे ही यहाँ काफ़ी भीड़ है। आरव उसे लेकर एक प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कॉलेज के कॉरिडोर में लोग ज़्यादा थे। विहान और आरव उधर से जा रहे थे, तभी विहान की टक्कर किसी से हो गई। उसने देखा तो जिससे उसकी टक्कर हुई थी वह कोई लड़की थी। ब्लैक टॉप, स्काई ब्लू जींस, डेनिम जैकेट, गोल चेहरा, आंखों में मोटी काजल। लड़की ने विहान को नहीं देखा और अपने साथ आए हुए लड़के के साथ जल्दी से चली गई। तो आरव के बुलाने पर विहान भी आगे बढ़ गया। नायरा हॉस्पिटल गई तो जल्दी से अपना काम खत्म करने के बाद आज वह दोबारा से करुणालय चली गई। लेकिन आज वो अकेली थी। करुणालय वैसे भी नायरा के घर से 1 घंटे की दूरी और हॉस्पिटल से 2 घंटे की दूरी पर है, इसलिए नायरा 2 बजे हॉस्पिटल से निकल गई। कल उसने जो कुछ भी कहा उसी के बारे में सोचते हुए वह गाड़ी चला रही थी कि तभी उसे सामने से आता हुआ ट्रक दिखा। वो गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने देखा तो ब्रेक भी फेल थे। रास्ता सीधा होने की वजह से पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ट्रक ने आकर गाड़ी से ठोकर मारते हुए आगे बढ़ गया। नायरा खून से लथपथ वहीं पड़ी रही। कुछ अच्छे लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी पलट जाने की वजह से वो उनसे निकल नहीं रही थी। ज़्यादातर लोग तो उसकी वीडियो बना रहे थे। तभी वहां से अंश निकला, जो अनाया को घर छोड़कर शायद कहीं जा रहा था। अंश ने भीड़ ज़्यादा देखी तो गाड़ी रोकी और बाहर निकला। एक आदमी से पूछा, अंकल, यह क्या हो गया है? पता नहीं बेटा, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और देखो तो कोई मदद भी नहीं कर रहा, बेचारी अकेली दर्द में तड़प रही है। अंश भीड़ से निकल कर आगे आया और लोगों को हटाकर खुद से नायरा को निकालने लगा, लेकिन जैसे उसने चेहरा देखा दंग रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंश ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। नायरा को अपनी गोद में लेकर जल्दी से पीछे बैठा और ड्राइवर को जल्दी चलाने को कहा। अंश बार बार उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था, होश में लाने की कोशिश कर रहा था। प्लीज उठ जाओ, प्लीज, इतने दिनों बाद मिली तो इस हालत में, प्लीज उठ जाओ नायरा। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े हॉस्पिटल के आगे रुकी, जिस पर बड़े शब्दों में सानिया हॉस्पिटल लिखा था। अंश जल्दी से अंदर की तरफ भागा उसे लेकर। अंदर जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, प्लीज हेल्प। तभी कुछ वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आ गई। अंश ने उसे लिटाया और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चलने लगा। तो वार्ड बॉय बोला, सर आप इन्हें छोड़ दीजिए, आप ओटी में नहीं जा सकती। उसकी बात पर अंश रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज़ मुझे जाने दो, उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, प्लीज़। उसने हाथ जोड़ दिए। तभी वहाँ काव्या आ गई, जिसे अभी बताया गया था कि एक इमरजेंसी केस आया है। अंश के गोद में लेने की वजह से नायरा का चेहरा नहीं दिख रहा था, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया कि ये नायरा है। काव्या की नज़र जैसे ही लेटे हुए पेशेंट पर पड़ी, वो बहुत चौंक गई और परेशान होते हुए जल्दी से उसका हाथ अंश के हाथों से छुड़ाया और अंदर ले गई। नर्स ने गेट बंद कर दिया। अंश वहीं गेट पर बने छोटे से होल में से देखने लगा। बेबस होकर वहीं जमीन पर बैठ गया और घुटनों में चेहरा छुपाकर रोने लगा। उसे आंखों के आगे एक 10 साल की लड़की का चेहरा आया, जिसमें वो लड़की पार्क में खेल रहे थे, लेकिन अचानक लड़की गिर गई और बेंच का लोहा उसे लग गया। अंश ने उसे उठाया और पास में बने उस लड़की के घर में ले गया, जहां उस लड़की की माँ उसे देखते ही परेशान हो गई और डॉक्टर को घर बुला लिया। डॉक्टर के आने के बाद उन्होंने उस बच्चे को दवाई दी, इंजेक्शन लगाने लगे, लेकिन इंजेक्शन देखकर ही वो रोने लगी।
तब अंश उसे चुप कराने लगा, लेकिन वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अंश उसे अपने साथ खेल में लगाकर इंजेक्शन लगवा दिया। देखा, लग गया, दर्द हुआ क्या? लड़की, तुम गंदे हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करोगी? कोई बात नहीं, फ्री चॉकलेट मैं ही खा लूंगा। उसकी बात पर लड़की ने छोटी सी चॉकलेट ले ली और दांत दिखाने लगी। उन दोनों की हरकतों को देखकर लड़की की माँ हंसने लगी। अच्छा आंटी, अब मैं जा रहा हूँ। नायरा, तुम अपना ख्याल रखना। बाय, कहता हुआ अंश चला गया। तभी अंश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो अपने ख्यालों से बाहर आया। सर उठाकर देखा तो सामने काव्या खड़ी थी। सवाल भरी नजरों से उसे देख रही थी। अंश जल्दी से खड़ा हुआ और कमरे के अंदर देखते हुए पूछा, वो ठीक तो है? आपने उसे इंजेक्शन तो नहीं लगाया ना? उसे दर्द होता है इंजेक्शन से। आप बताइए कैसी है वो? अंश को नायरा के लिए इस कदर परेशान देख काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन जो उसके लिए इतना हाइपर हो रहा है। फिर अंश को देखकर बोली, ठीक है, बस ब्लड की कमी हो गई है, वही नहीं मिल रहा। परेशान होती हुई काव्या बोली। अंश झट से बोला, उसका ब्लड बी पॉजिटिव है। चलिए, मेरा भी यही है। अब तो मानो काव्या को झटका लगा। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। कहानी के नेक्स्ट पार्ट में आगे की कहानी जानेंगे और जानेंगे कि आखिर अंश और नायरा आपस में कैसे एक दूसरे को जानते थे। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।